नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है ये रिश्ता क्या कहलाता है और इस कहानी के 17 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 18वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस 18वें पार्ट को शुरू करते हैं। हितेश मेरा बेटा है, मेरी बात नहीं टालेगा और श्रीमती जी को मैं बात कर लूँगा, आप तैयारियाँ कीजिए। सुरेश जी और श्रवण बाबू ने हाथ मिलाया और सुरेश जी फिर से मिठाई लेकर घर पहुँचे। आज फिर मिठाई लेकर क्यों आए हो? सरोज जी ने पूछा। पहले सबको बुला लाओ, फिर बताता हूँ। और सभी आ गए। भावना के साथ अनीता की भी शादी पक्की कराया हूँ। अनीता ने सुना तो उसका दिल घबराया। रजनी जानती थी कि हितेश से ही पक्का हुआ है। वह खुश थी, पर अनीता को नहीं बताया। भावना ने अनीता के कंधे पर हाथ रखकर उसे संभलने को कहा। रजनी ने जानवर बूझ कर पूछा, पापा, लड़का कौन है? वो अपने श्रवण बाबू है ना, उनका लड़का हितेश। अनीता ने सुना तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पर यह हुआ कैसे? अनीता अंदर चली गई। भावना और रजनी उसके पीछे गए। पंकज कमरे में आया। रजनी उसके गले लगकर बोली, थैंक यू भैया। अनीता रजनी और पंकज को देखकर बोली, कैसे? दी, सीधा सीधा बोलता तो पापा ना करते। मुझे याद आया कि आप दोनों की शादी साथ करना चाहते थे, तो मैंने कहा कि मेरे नज़र में एक लड़का है और वो मान गए। इस तरह मैंने एक प्रेम विवाह को व्यवस्था विवाह में बदल दिया। सब हंसने लगे। भावना थोड़ी सी नाराज़ थी। पापा को पता चला तो उनके साथ ये खेल खेलना गलत है ना? क्या दीदी, प्यार और जंग में सब जायज़ है, रजनी ने हंसकर कहा। पंकज, थैंक यू कहकर अनीता उसके गले लग गई। रजनी की आंखें नम थी। सब कुछ अब अच्छा ही हो रहा था। देखते देखते दोनों की शादी का वक्त करीब आ गया। शादी एक ही मंडप में होनी थी, लेकिन अलग अलग मुहूर्त पर। भावना की शादी पहले और उसके बाद अनीता की। शादी का दिन भी आ गया। भावना और अनीता ने सफ़ेद और लाल रंग का लहंगा पहना था। हाथों में चूड़ा और दुल्हन सी सजी दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, जैसे साक्षात देवियाँ प्रकट हुई हों। मंत्र मुग्ध कर देने वाला उनका रूप था। सुरेश जी ने जब उन दोनों को देखा तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। बेटियों की विदाई करना एक पिता का सपना तो होता है, पर उतना ही दुखद भी। बचपन से बड़ी होने तक साथ रहना और अचानक अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और को सौंप देना। भावना और अनीता उसके गले से लग गई। रजनी ने भूरे रंग की बनारसी साड़ी पहनी थी, जिसमें सिल्वर जरी का काम किया हुआ था। सिल्वर लंबी झुमकियाँ, भूरी बिंदी, भूरे रंग की लिपस्टिक। यह भी आज किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। शादी में आए कई लड़कों का आकर्षण केंद्र थी वो। कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने बचपन से उसे देखा देखा हो, देखते आए हो, पर जैसे उसकी खूबसूरती का पता उन्हें अब चला हो। वह इतना तैयार हुई, पर भास्कर उसे नहीं देख पाया, तो उसके सजने संवरने का मतलब ही क्या? यह बात उसे उदास कर रही थी। अनिता ने पूछा, क्या हुआ? दी इतना तैयार हुई, पर भास्कर ने तो देखा ही नहीं। किसने कहा भास्कर तुझे कब से देख रहा है? कहाँ? रजनी ने नजरें इधर उधर घुमाई तो उसे वो नहीं दिखा। दी, मजाक मत करो, उसने कहा था कि वो शादी में नहीं आएगा। उसके मम्मी पापा और उनकी बहनें ही आएंगी। लेकिन पंकज ने उसे फोर्स करके बुलाया है। वो खाने के स्टॉल के वहाँ है, जाकर देखा। रजनी को अब भी यकीन नहीं हुआ। वह खुशी से मुस्कुराने लगी और पूछा, सच दी? हाँ, खुद ही देखा। सुन, लोगों का थोड़ा ध्यान रखना। रजनी समझ गई कि अनीता उसके बड़े पापा के लड़के की बात कर रही थी। रजनी जल्दी जल्दी खाने के स्टॉल की तरफ गई। शादी एक धर्मशाला में रखी थी, क्योंकि 2 शादियां थी तो सभी वहीं इकट्ठे ठहरने वाले थे। सिर्फ राहुल की बारात बाहर से आनी थी, क्योंकि हितेश तो उसी गांव में रहता था। धर्मशाला में चारों तरफ कमरों की लाइन और बीच में बड़ा खुला स्पेस था, जिसमें शादी का मंडप लगाया गया था। पीछे की तरफ गार्डन था, जिसमें खाने पीने की व्यवस्था थी। गार्डन और मंडप के बीच से सीढ़ियाँ जाती थी छत की ओर। रजनी ने खाने के स्टॉल के वहाँ भास्कर को ढूंढा,
पर वह उसे दिखाई नहीं दिया। उसने जब नज़रें छत पर डाली, भास्कर वहाँ खड़ा था। रजनी उसे देख के मुस्कुराई। भास्कर ऐसी जगह खड़ा था जहाँ से रजनी चाहे मंडप में रहे या गार्डन में, वह उसे देख सकता था। रजनी छत पर जाना चाहती थी, पर उसने सोचा कहीं किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन वो भास्कर को करीब से खुद को दिखाना चाहती थी। वह धीरे से सीढ़ियों की तरफ गई, लेकिन जब उसने ऊपर जाना चाहा तो उसकी भाभी वहीं थी। वह उनसे बात करने लगी। जब वो लोग चले गए तब रजनी मौका देखकर छत पर चली गई, लेकिन छत पर उसे उस जगह कोई दिखाई नहीं दिया जहाँ कुछ देर पहले भास्कर था। उसे लगा शायद ये उसका भ्रम था, भास्कर आया ही नहीं होगा। वह उदास होकर सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। उसने नीचे आकर अनीता से उदास होते हुए पूछा, दी आप मजाक कर रही थी ना? भास्कर आया ही नहीं है ना? अनीता ने हंसते हुए कहा, तुझे अभी तक भास्कर नहीं दिखा? नहीं, रजनी ने उदासी से कहा। रजनी का चेहरा उठाकर अनीता ने भास्कर की ओर इशारा करके उसे दिखाया। वह स्टेज के पीछे की ओर एक खंबे से सटकर हाथ बांधे खड़ा होकर मुस्कुराते हुए रजनी को देख रहा था। उसके साथ उसके दोस्त और पंकज खड़े थे। रजनी ने जब अनीता के इशारे की ओर देखा तो भास्कर खंबे से सटकर खड़ा उसी की ओर देख रहा था। दोनों की नज़रें मिली। भास्कर और पंकज के दोस्तों का बहुत बड़ा ग्रुप था। सभी एक साथ ही खड़े थे। भास्कर उनके साथ होते हुए भी रजनी की ओर देख रहा था। इशारे से उसने रजनी को आई लव यू कहा। रजनी उसके आसपास देखने लगी कि किसी ने भास्कर को ऐसे करते देखा तो नहीं ना। किसी ने नहीं देखा था। भास्कर ने फिर इशारे से उसे गले लगाने की बात कही। अनीता अब तक सब देख रही थी, पर अब उसे भी हंसी आ गई। वो शर्मा के हंसते हुए अपनी नज़रें दूसरी ओर करती है। रजनी ने अपनी उंगली को कान के ऊपर से ले जाकर घुमाते हुए पूछा, पागल हो? भास्कर ने अपने दिल पर हाथ रखा और इशारे से बताया, थोड़ा सा। रजनी मुस्कुरा दी। भास्कर ने उसे इशारे से कहा कि वो उसे मिलना चाहता है, लेकिन रजनी इस प्रकार उसका इशारा समझी नहीं। अब वो समझी नहीं या जानबूझकर अनजान बनी रही, ये तो वही जानती थी। भास्कर ने मंडप के पीछे एक कमरे की ओर इशारा किया। रजनी ने उसे आंखें दिखाते हुए ना कहा। भास्कर ने बच्चों सा मुंह बनाकर उसे आने की जिद की। रजनी ने ना कहकर नजरें घुमा ली। पंकज अपने दोस्तों के साथ गार्डन में व्यवस्था देखने चला गया। भास्कर और उसके दोस्त वहीं खड़े थे। भास्कर उन सब से कुछ कहकर कमरे में चला गया। सब रजनी की ओर देखने लगे। रजनी को बड़ा अजीब लगा कि उसे सब इस तरह क्यों देख रहे हैं। पता नहीं उसने इन लोगों से क्या कहा। काफ़ी देर तक जब रजनी भास्कर को ना देख पाई तो सबसे नज़रें बचाते हुए वह उस कमरे में गई। इधर भावनाओं के फेरों का समय था, इसलिए सभी का ध्यान इस ओर था। रजनी को अच्छा मौका मिल गया था भास्कर से मिलने का। वह स्टेज के पीछे से उस कमरे में गई। उसने देखा कमरे में कोई नहीं था। तभी दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ हुई। भास्कर ने दरवाज़ा बंद किया था। भास्कर, दरवाज़ा क्यों बंद किया है? क्योंकि शादी भले ही दीदियों की है, सुहागरात आज मेरी और तुम्हारी होगी, भास्कर ने शरारत से कहा और रजनी की ओर बढ़ने लगा। रजनी थोड़ा डर गई। वह बोली, भास्कर, भास्कर तुमने पी रखी है क्या आज? हाँ, थोड़ी सी। तुम्हें कैसे पता चला? रजनी और घबरा गई और कहा, भास्कर, तुम होश में तो हो ना? जाने दो मुझे, बाहर शादी हो रही है। कोई आ गया तो यहाँ? कोई नहीं आएगा, मेरे दोस्त इसलिए तो बाहर हैं। भास्कर उसके नज़दीक आ गया। रजनी ने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों में आंसू थे। भास्कर ने जब काफ़ी देर तक उसे छुआ नहीं, उसने आंखें खोल कर देखा तो भास्कर बहुत प्यार से उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। रजनी ने उसकी ओर देखा और फिर अपनी नाक उसके मुंह के करीब से ले जाकर सूंघने लगी। तसल्ली होने के बाद बोली, पी तो नहीं है तुमने? मैं पीता ही नहीं हूँ, तुम्हें इतना भी नहीं पता? और डर रही हो मुझसे? भरोसा नहीं मुझ पर? भास्कर ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, पर हरकतें तो पीने वाली ही कर रहे हो। तुम्हारा नशा है ना, आज लग ही ऐसा रही हो। हट पागल। रजनी ने नजरें झुका ली। भास्कर ने उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए उससे पूछा,
आज तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आए? जब मैं तुम्हारे करीब आया, तुम्हें मेरा छूना पसंद नहीं आया? वो मैं घबरा गई थी। मुझे लगा तुमने सच में पी। वह आगे नहीं बोल पाई। अच्छा, 2 बार तुम मेरा बलात्कार करने वाली थी। मैं तो नहीं रोया था तब। जैसे तैसे करके मैंने अपनी इज्जत बचाई। अब पता चला कैसा लगता है। रजनी को तो जैसे काटो तो खून नहीं। वो शर्मा गई। उसका मन किया कि अभी कहीं अपना मुंह छुपा ले या फिर कहीं चली जाए। उसने भास्कर को धक्का दिया और जाने लगी। भास्कर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। उसके सिर से अपना सिर लगाकर भास्कर ने कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो रज्जू, आज सच में। क्या? रजनी की आवाज़ में कपकपी थी। आज सच में कुछ करने का दिल कर रहा है। रजनी ने उसे इतना करीब पाया तो अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी धड़कनें तेज होने लगी थी। भास्कर ने अपनी उंगलियों को रजनी के गाल पर रखकर उसके बालों की लटों को कान के पीछे किया और कहा, मैं आज तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि किस भी नहीं। रजनी ने आंखें खोलकर पूछा, क्यों? तुम्हारी लिपस्टिक खराब हो जाएगी और श्रृंगार भी। कहते हुए उसने रजनी के माथे को चूम लिया। रजनी की आंखें फिर बंद हो गई। भास्कर उससे दूर हट गया। कुछ देर बाद रजनी ने आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था। दरवाजा खुला था। भास्कर जा चुका था। रजनी मुस्कुरा दी। भास्कर का उसके प्रति जो प्यार था उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उसने खुद को सामान्य किया और कमरे से बाहर आ गई। भास्कर अपने दोस्तों के साथ मंडप के सामने लगी कुर्सियों पर बैठ गया। भावना अब स्टेज पर बैठ चुकी थी। उसके फेरे हो चुके थे। रजनी उसके पास गई तो भावना ने कहा, कहाँ थी तू? सब तुझे ढूंढ रहे थे। कहीं नहीं दीदी, थोड़े चक्कर से आ रहे थे तो मैं कमरे में जाकर सो गई थी। अच्छा ठीक है, अभी तो ठीक है? हाँ ठीक हूँ। रात के 11 बज चुके हैं। अब ज़्यादातर खास मेहमान ही बचे हैं। बाकी लोग खाना खाकर जा चुके थे। भास्कर की फैमिली भी जाने वाली थी। सपना ने अपनी मम्मी को रजनी को दिखाते हुए बताया, वो आपकी होने वाली बहू। चुप कर, कहते हुए वह रजनी की काकी के पास चली गई। वो उनकी बचपन की सहेली थी। सपना और सिया बारी बारी से दोनों, भास्कर और रजनी दोनों को देखने में लगी हुई थी। कितने अच्छे लगेंगे दोनों एक साथ में, सिया ने कहा। हाँ, सपना ने कहा। भास्कर की मम्मी ने उसे बुलाकर बताया कि हम जा रहे हैं, खाना खाएं। हाँ, अनीता की शादी देर रात को होने वाली थी। कई मेहमान आराम करने के लिए कमरे में जा चुके थे। बाहर अब सिर्फ भास्कर के दोस्त, पंकज के दोस्त, भावना और अनीता की सहेलियां और परिवार वाले ही बैठे थे। सभी लोग खाना खाने चले गए। रजनी ने कुछ सोचकर भास्कर की ओर देखा। भास्कर ने उसे देखा तो वह एक कमरे में गई और थोड़ी देर में वह बाहर आई। भास्कर को कुछ समझ में नहीं आया। अब मंडप में वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे। अचानक बिजली चली गई। गांव में ये सामान्य बात थी। भास्कर सीढ़ियों पर खड़ा था। रजनी ने अंधेरे का फायदा उठाकर भास्कर का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कमरे में ले गई और अंदर जाकर कमरा बंद कर लिया। रजनी, ये सब क्या है? अब तुम्हें डर नहीं लग रहा? नहीं, रजनी ने कहा। रजनी, कोई आ जाएगा। इस कमरे में कोई नहीं आएगा। तुम ऐसे क्यों लाई हो मुझे यहाँ? इस बार रजनी ने शरारत से कहा, सुहागरात मनाने। मजाक छोड़ो रजनी, कोई आ जाएगा। मुझे किस कर दो फिर जाओ। रजनी, रजनी ने अपनी लिपस्टिक को दिखाते हुए कहा, अब लिपस्टिक लेकर आई हूँ, लगा लूँगी। रजनी के बचपने पर भास्कर को जोर जोर से हंसी आ गई। उसे दिखाई भी नहीं दिया, लेकिन उसने छू कर देखा रजनी के हाथ में सच में कोई गोल लंबी चीज़ थी। शायद वह लिपस्टिक ही होगी। पर तुम्हारी लिपस्टिक मेरे होठों पर लग जाएगी, उसका इंतजाम भी है। रजनी पूरी तैयारी के साथ आई थी। ये जानकर भास्कर को हंसी आ रही थी। तुम कोई मौका छोड़ती नहीं हो ना? बात तुम्हारी आए तो नहीं छोड़ना चाहती। यार रजनी, मैं तो तुम्हें सीधी समझता था। मैं सीधी ही हूँ। नहीं, अब मुझे सोचना पड़ेगा तुम्हारे लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? गुस्से से रजनी ने दूर हटते हुए कहा। भास्कर ने उसे पास खींचते हुए कहा,
यही कि अगली बार सुहागरात ही मना लूं? तुम्हारा बहुत मन है ना? ऐसा कुछ नहीं है, रजनी ने शर्मा कर कहा। वह जाने लगी तो बिजली आ गई। सभी लोग गार्डन में खाना खा रहे थे। चेतन भास्कर को ढूंढ रहा था। भास्कर ने रजनी को अपनी ओर खींचकर किस करना शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे में खो गए थे। भास्कर का हाथ रजनी की खुली कमर पर था। क्योंकि रजनी ने साड़ी पहनी थी तो वह उसकी कमर को छू पा रहा था। रजनी की कोमल त्वचा उसे हमेशा उकसाने लगती थी। चेतन उस कमरे में गया। उन दोनों को एक दूसरे में खोया देखकर वह पलटकर बोला, छी छी, थोड़ी भी शर्म नहीं बची तुम दोनों में। और वो बाहर आकर खड़ा हो गया। रजनी ने भास्कर के होठ रुमाल से साफ किए, खुद अपनी लिपस्टिक लगाई। भास्कर ने कहा, साड़ी और बाल ठीक कर लो। भास्कर ने फिर रजनी की कमर पर हाथ घुमाया। रजनी के शरीर में बिजली सी कौंध गई। वह भास्कर के नजदीक आने लगी। तभी पंकज की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वह उसे ढूंढता हुआ वहीं आ रहा था। दरअसल पंकज ने देखा भास्कर और रजनी दोनों गायब थे। उसका दिल घबराया, कहीं दोनों कुछ गलत ना कर बैठे। रजनी अभी छोटी है, नादान है। वह उस कमरे का दरवाजा खोलता उससे पहले चेतन ने पंकज को आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे पंकज, क्या हुआ? वो रजनी को ढूंढ रहा था। अच्छा, वैसे भास्कर कहाँ है? पंकज ने पूछा। चेतन ने कहा, वो अपनी मम्मी और बहनों को घर छोड़ने गया है। ओह अच्छा। पंकज को अब थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। वह गार्डन में जाने लगा कि रजनी ने दरवाज़ा खोला और कहा, भैया आप मुझे ढूंढ रहे थे? सब खाने के लिए बुला रहे हैं। क्या कर रही थी तू यहाँ? भैया आज मुझे चक्कर आ रहे थे, सोई थी। भूख से आ रहे होंगे, चल खाना खा ले। रजनी पंकज के साथ चली गई। कुछ देर बाद भास्कर बाहर आया। साले, तुझे चैन नहीं है? मर जाता आज, चेतन ने कहा। अब बाकी की रात दोनों शांत से रहो, हाथ जोड़ते हुए चेतन बोला। भास्कर ने उसके सिर पर मारा। दोनों खाने खाने चले गए। अनीता की शादी का समय भी अब नज़दीक था, लेकिन हितेश नदारद था। बारात आई ही नहीं। अनीता मंडप में आकर बैठी थी। सब लोग हितेश का और उसके परिवार का इंतजार कर रहे थे। रात को 2 बज रहे थे। 2 बजे शादी का मुहूर्त था। कुछ देर और गुजरने के बाद पंडित जी ने हितेश को बुलाने के लिए कहा। उसके रिश्तेदारों ने हितेश को और उसके पिताजी को फ़ोन करने शुरू किए। ना तो कोई फ़ोन उठा रहा था और ना अब तक कोई आने की खबर थी। कुछ समय पहले श्रवण बाबू भावना की शादी में दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर वो चले गए थे। अनीता का दिल घबराने लगा। वहाँ बहुत अजीब सा माहौल हो चुका था। पंकज और नितेश, पंकज के बड़े पापा का लड़का वहाँ से निकले। शायद वो लोग हितेश को ना आने के कारण पता लगाने के लिए निकले थे। भास्कर भी जाना चाहता था, लेकिन हजमा ने उसे समझाया कि ये उनका पारिवारिक मामला है, अभी उसका दखल देना सही नहीं होगा। पंकज नितेश के साथ हितेश के घर पहुंचा। हितेश घर पर ही था और काफ़ी परेशान भी। वह लगातार अपनी मम्मी को मनाने की कोशिश कर रहा था। अभी तक तो आपको इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी माँ, अब इस वक्त क्यों? यह सही समय नहीं है माँ। या तो पहले ना बोल देती आप, तो कम से कम सुरेश अंकल की बेइज्जती तो नहीं होती। और अनीता का क्या माँ? वो मंडप में बैठकर मेरा इंतजार कर रही होगी। कितनी बेइज्जती होगी माँ उनकी। आप औरत होकर भी अनीता की स्थिति नहीं समझ सकती। मैं कुछ नहीं जानती, मैंने कह दिया है यह शादी नहीं होगी तो बस नहीं होगी। हितेश की माँ की आवाज़ पंकज के कानों में पड़ी। हितेश ने कहा, माँ अचानक ना कहने का कारण तो बताओ, ऐसा क्या हो गया? मैं ज़रूरी नहीं समझती। तेरे पापा ने रिश्ता तय करने से पहले भी मुझसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा। माँ वो लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, बिना कारण मैं अनीता को तकलीफ़ नहीं दूंगा। मैं जा रहा हूँ शादी करने, मैं अनीता से ही शादी करूँगा। अब हितेश की आवाज़ तेज़ थी। उसने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। उसकी माँ की आवाज़ से उसके कदम रुक गए। ठीक है, कर ले उससे शादी। जब तक तू उसे घर वापस लेकर आएगा तब तक मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगी। कर ही लूँगी मतलब? मरा मुँह देखेगा तू मेरा। माँ! हितेश अपनी माँ को ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला। पंकज उसे देख रहा था। हितेश की नज़रें उससे मिली तो हितेश उसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया।
अब कहने सुनने जैसा कुछ बचा ही नहीं था। पंकज ने कदम पीछे ले लिए। वह अपनी बाइक पर आ गया। नितेश ने हितेश की ओर उम्मीद से देखा, लेकिन वह नजरें झुकाकर खड़ा था। कोई जवाब ना पाकर वह भी पंकज के पीछे बैठ गया। दोनों का दिल भारी हो गया। वो लोग अब शादी के मंडप में कैसे जाएंगे? क्या कहेंगे सुरेश जी को? हितेश उन लोगों के जाते हुए देखता रहा। श्रवण बाबू के दिल में दर्द उठा। हितेश ने उन्हें संभाल कर आराम करने को कहा। क्योंकि वह खुद अस्पताल में कार्यरत था, इसलिए उसने श्रवण बाबू की स्थिति समझकर उनका इलाज कर दिया। इधर पंकज और नितेश रास्ते में रुक गए। उनके कदम धर्मशाला की ओर नहीं बढ़ रहे थे। अब क्या करेंगे भैया? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। काका को क्या जवाब देंगे? और अनीता? लेकिन जाना तो होगा ही, सामना तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, चलते हैं। दोनों धर्मशाला पहुंचे। उन्हें देखकर सुरेश जी और सरोज जी दौड़कर उनके पास आए। उन्होंने पहले पंकज की ओर देखा, फिर दरवाजे की ओर उम्मीद से देखा, और फिर पंकज की ओर सवालिया नज़रों से देखा। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। जानते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में कि क्या अनीता की शादी हो पाएगी या नहीं। तो चलिए दोस्तों, कहानी के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। उससे पहले ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।